राशन पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जंग तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्लान के ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप यह भी लगाया कि हमने केंद्र से 5 बार मंजूरी मांगी है। उन्होंने कहा कि बर्गर पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है तो फिर राशन की क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि राशन माफिया के तार काफी हद तक ऊपर तक हैं। बीजेपी ने केजरीवाल के तमाम आरोपों पर पलटवार में देरी नहीं लगाई। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि योजना रुकने से बड़ा स्कैम रुक गया। पात्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहे तो बाजार से अनाज उठाकर लोगों तक बांट सकती है। केंद्र की योजना में छेड़छाड़ मंजूर नहीं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था। ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है और जो सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है, उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा नहीं है। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से ये स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हकीकत क्या है? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने अर्थात केंद्र सरकार ने दिल्ली की लगभग 72.78 लाख लोग जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए मोदी जी ने क्या किया है और क्या दिया है जहां तक राशन का संबंध है। देखिए, 2 स्कीम है अभी। एक स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको NFSA कहते हैं, और दूसरा स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आप जानते हैं मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मुहैया करा रहे हैं कोविड के। ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशन की चोरी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं बताया कि उन्होंने ये तो बोला 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, लेकिन 80 करोड़ लोग इस देश के जो झेल रहे हैं, राशन मिलता नहीं है, चोरी होता है, समय पे नहीं आता, दुकानें बंद मिलती हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, उस पर नहीं बोले। राशन की चोरी रोकने में दिलचस्पी नहीं है उनकी, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में दिलचस्पी है। उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब गाली गलौज की अरविंद केजरीवाल जी के लिए। उनको उनकी गालियां मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को उनकी गालियां मुबारक। 2 चीजें उन्होंने कही। पहला तो उनकी गालियों गलौज पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो वो गाली देते हैं, जो उनके संस्कार हैं, वो करते रहें, लेकिन डोर टू डोर डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, गरीब लोगों के राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पे उन्होंने 2 चीजें कही। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। उनका कहना है कि जो व्यवस्था चल रही है वो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलेगी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि जो देश में 80 करोड़ लोगों के राशन की चोरी हो रही है, उसकी तरफ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार आंख उठा के ना देखे। वो चोरी तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती रहेगी।
उनका कहना है कि 70 साल कांग्रेस ने वो चोरी की थी और अब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सत्ता में आके सत्ता चलाने का, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी गरीब के लोगों के राशन की चोरी इसी तरह से करती रहेगी। वो उसमें कोई करेक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे चोरी चल रही है वैसे राशन की चोरी चलती रहे, उन्होंने साफ साफ कहा है। उसकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, उस चोरी में कोई उनको रोकने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो गाली गलौज पे उतर आएंगे, नहीं तो वो बुरा भला कहने लगेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा चार्ज लगाना चाहते हैं, हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा के कमाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा जी, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है, जरा ठीक से ऑर्डर पढ़ लीजिए। आपकी सरकार ने ऑर्डर कर रखा है कि कोई भी राज्य सरकार अगर इस राशन को, पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन को अगर गरीब लोगों को पीस कर आटे में कन्वर्ट करके देना चाहती है तो वो गरीब लोगों से 3 रुपए चार्ज कर सकती है। आपने 3 रुपए गरीब लोगों से राशन की पिसाई का ऑर्डर कर रखा है आपकी सरकार ने, और इसी ऑर्डर के बेस पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार हरियाणा के गरीब लोगों से 3 रुपए राशन की पिसाई लेती है और राशन की दुकानों पे आके लोगों को वो राशन की जगह आटा उठाना पड़ता है अगर मिलता है तो। दिल्ली सरकार का प्रपोजल कहता है कि हम केवल 2 रुपए पिसाई लेंगे और राशन घर पे दे के आएंगे। हम केवल उस आदमी से 2 रुपए चार्ज करेंगे पिसाई के। आपने 3 रुपए कर रखा है और आपकी भारतीय जनता पार्टी की कई सरकारें पूरे देश में 3-3 रुपए ले रही है गरीब लोगों से। हमने कहा है हम 2 रुपए का चार्ज लेंगे और उसका पिसा हुआ आटा उसके घर पे दे के आएंगे। ये आपको घर पहुंचने में प्रॉब्लम है, आपको इस बात से प्रॉब्लम है, आपको गरीब आदमी से 3 रुपए वसूले जा रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी की राज्यों की सरकारों से, उस पर प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है कि ये घर पे अगर राशन पहुंचने लगा तो जो राशन की चोरी आपकी पार्टी कर रही है उसका क्या होगा। 80 करोड़ लोगों के हिस्से की राशन की चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में, उसका क्या होगा, इस बात की चिंता है। मैं अब इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह व्यवस्था तो ऐसी चलनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब इस व्यवस्था की जगह यह व्यवस्था होनी चाहिए कि हर आदमी के, गरीब आदमी के घर पर पिसा हुआ आटा पहुंचे। ये हम कह रहे हैं, उसका राशन उसके घर पे पहुंचे, उसके घर पे देने वाला सरकार उसके घर पे दे के आए, हम ये कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जिस तरह की चोरी अभी चलती रही है राशन की, वो चोरी चलती रहे। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या 80 करोड़ लोगों की चोरी चलती रहे? हम दिल्ली में इस चोरी को रोकना चाहते हैं, हम इस चोरी के खिलाफ हैं। संबित पात्रा जी ने बाकी गाली गलौज की है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, वो संस्कार हमारे नहीं है, हमारी पार्टी के नहीं है, हमारे नहीं है कि हम गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करें। लेकिन गरीब लोगों के राशन के लिए लड़ना हमारी ताकत भी है और हमारी जरूरत भी है, और इसी के लिए हम राजनीति में आए, हम ये करते रहेंगे। थैंक यू। डेप्यूटी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिन्होंने संबित पात्रा के सवालों का जवाब रखा है, लेकिन इस मामले को लेकर अभी सियासत और ज्यादा होगी। लेकिन पूरे मामले पर दिल्ली के सरकारी राशन डीलर संघ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के सेक्रेटरी सौरभ। डोर स्टेप डिलीवरी पर रोक लगी है, क्या कुछ है? दिल्ली में राशन की घर घर राशन योजना पर रोक लगी है, इसके लिए सबसे पहले हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम दिल्ली में ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार क्यों इस तरह से कदम उठाए जा रही है। शराब की घर घर राशन डिलीवरी, घर घर राशन योजना, जबकि हमारे पास में हमारी दुकानों में लगभग दिल्ली के अंदर 2000 राशन दुकानदार कार्यरत हैं। उसके साथ में लगभग 10,000 परिवार इस राशन की दुकानों से जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के चलते 2020 से अब तक लगातार हफ्ते में 7 दिन राशन की दुकानें खुलती आ रही हैं। इसकी चपेट में हमारे लगभग 15 राशन दुकानदार आके शहीद हो गए हैं। अब तक उनके परिवारों को दिल्ली सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। और अगर दिल्ली सरकार कहती है कि हम लोग माफिया हैं, तो दिल्ली सरकार की सरकार 7 साल से दिल्ली के अंदर चल रही है, तो उन लोगों ने अब तक क्या कदम उठाए, उन लोगों ने क्या देखा? लेकिन सरकार का कहना है कि इस स्टेप डिलीवरी से लोगों के घर घर तक राशन जो है वो पहुंच सकता है और राशन की दुकानों पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा कदम मानती है सरकार और कहती है कि अगर ये डिलीवरी होती है तो ये महत्वपूर्ण कदम है।
दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, ये जो राशन कार्ड होता है ये हर किसी के लिए तो होता नहीं है, जिसकी सालाना आय 1 लाख से कम है। ऐसे परिवार जो होते हैं वो कभी आज यहीं रह रहे हैं, कभी कहीं और रह रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारी राशन की दुकानें होती हैं वो लगभग 1-2 किलोमीटर के अंदर के ही उसके ऊपर राशन कार्ड होते हैं। जब उनका समय लगता है तब वो जाके वहाँ से राशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर दिल्ली सरकार को इतनी ही ज़्यादा चिंता थी तो दिल्ली सरकार अब तक दिल्ली के अंदर ई-पॉस प्रणाली क्यों नहीं लागू कर रही है, जिसके तहत वो वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत बाहर के राज्य वाले भी दिल्ली से राशन ले सकते हैं और दिल्ली का कोई भी राशन कार्डधारी दिल्ली के किसी भी कोने से राशन ले सकता है। अगर उसे किसी दुकान में कोई खामियां लगती हैं तो वो अपनी किसी और राशन से दुकान से राशन ले सकता है। तो दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना को अगले हफ्ते से लॉन्च करने जा रही थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने इसकी 2 वजह बताई है। पहली, केंद्र से मंजूरी नहीं ली गई और दूसरी, कोर्ट में लंबित मामले का हवाला दिया। इस स्कीम पर पहले भी केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार ने पहले इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। मार्च में इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। केंद्र का कहना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्यान्न का इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योजना में कोई भी बदलाव संसद कर सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को बिना किसी नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी खेमे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज यूपी के बीजेपी प्रभारी लखनऊ में है। उनकी 2 अहम मुलाकातों में एक हो चुकी है। थोड़ी देर पहले उनकी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बात हुई है और आज 1 घंटे बाद राधा मोहन सिंह विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित से मिलेंगे। यूपी बीजेपी में मुलाकातों का दौर 10 दिन से लगातार जारी है। 10 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और यूपी के बीजेपी महामंत्री की मुलाकात हुई थी और अगले ही दिन तीनों की आलाकमान से मुलाकात हुई और इसके बाद बीएल संतोष लखनऊ रवाना हो गए थे, जहां वो 3 दिनों तक यूपी के मंत्री और बीजेपी विधायकों से मिलते रहे। कल दिल्ली में यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह की जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी और आज राधा मोहन सिंह लखनऊ में डबल मुलाकातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन में फेरबदल के कयासों के बीच आज फिर से सियासी पारा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के माने क्या हैं? सूत्रों के मुताबिक राधा मोहन सिंह ने एक लिफाफा राज्यपाल को सौंपा। क्या आखिरकार उस लिफाफे का सच क्या है, ये सबको जानना चाहता है। लेकिन अगर नियम की बात करें तो किसी भी तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर के राधा मोहन सिंह राज्यपाल को कोई भी मसौदा या कोई भी राय मशवरा नहीं दे सकते, क्योंकि कानूनन अगर ऐसा किया जाना है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद वक्त लेते हैं और मुख्यमंत्री के बातों पर ही राज्यपाल विचार करके उसको अनुमोदन करती हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्वयं राज्यपाल के पास आना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार राधा मोहन सिंह उस लिफाफे में क्या लाए थे। कायदे के हिसाब से किसी भी तरीके की रिपोर्ट जो कि सरकार की हो वो भी संगठन का कोई आदमी नहीं दे सकता राज्यपाल को, लेकिन अपने किसी व्यक्तिगत मसौदे को या फिर किसी सुझाव को वो बेशक दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि राधा मोहन सिंह ने किया हो, लेकिन जैसी चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के राधा मोहन सिंह मिले, वो ऐसा सच नहीं मालूम होता है। साथ ही साथ AK शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के भी बहुत कयासबाजी चल रही है। उसके लिए भी फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना होगा। अब जो कुछ भी चल रहा है सियासी तौर पे उसके मायने अलग बहुत हैं, क्योंकि राज्यपाल से राधा मोहन सिंह की मुलाकात वो भी दिल्ली से आने के बाद, उससे पहले उत्तर प्रदेश में मंथन और मंत्रियों से मुलाकात के बाद बहुत मायने रखती है। यूपी प्रभारी बनने के बाद अभी तक महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब औपचारिकता थी, अरे यार मात्र औपचारिकता थी। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर काफी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, बदलाव कुछ हो सकते हैं सर? क्या कर रहे हो भाई? गवर्नर साहिबा से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी। इसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक
व्यक्तिगत सरकार कोई बदलाव के आसार है? ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश में सर ए के शर्मा को लेकर उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। यानी कि सर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। तो यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए बीजेपी ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। पार्टी में इसे लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये बता रहे यूपी बीजेपी के चीफ स्वतंत्र देव सिंह। हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह हैं जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। स्वतंत्र देव जी, स्वागत है आज तक में। ये इतना कुछ बीजेपी के भीतर चल रहा है, ये क्या है? सिर्फ संगठन, सिर्फ सेवा, सिर्फ यही है या कुछ चल रहा है अंदर? केवल संगठन और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में सेवा कार्य, जो कोरोना महामारी है उसको लेकर सेवा कार्य चल रहा है, उसी के निमित्त हम सबका प्रवास है, दौड़ा है। पार्टी एक संगठन आधारित भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी चलती है और कार्यकर्ता आधारित ये पार्टी है, लेकिन जिसके कारण लोगों का प्रवास होता है और आदरणीय प्रभारी जी भी उसी निमित्त प्रवास पर लोग आते हैं, जाते रहते हैं। आज जो प्रभारी राधा मोहन सिंह की मुलाकात हो रही है, राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात हो रही है, तो ये क्या मैसेज है, क्या संदेश है? एक कट से मुलाकात होती है, संपर्क संवाद बना रहता है। पार्टी का एक सिस्टम है, प्रवास है, संपर्क है, संवाद है, ये अपना जारी रहना चाहिए। लेकिन टाइमिंग ऐसी है जब चर्चाएं काफी आम हो गई हैं कि आखिर क्या होगा, क्या कैबिनेट में बदलाव होंगे, क्या संगठन में बदलाव होंगे? अर्थ का अनर्थ लगाते रहते हैं। क्या है ये कार्यकर्ता आधारित? कोई वंशवाद की पार्टी थोड़ा है कि एक परिवार का आदमी ही शासन करेगा, उसका बेटे से बेटा, बेटे से बेटा। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है, इसलिए बैठकें, संपर्क, संवाद ये जारी रहता है संगठन में। लेकिन